ओके। अब मैं आपके साथ असल में शेयर करना चाह रहा हूँ। बेसिकली हमने बात करनी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं ये, क्योंकि हमारे पास एक अलग टॉपिक थोड़ा सा आता है, क्योंकि सेंट्रल ऑफ थ्योरम की हमने बात करनी है तो हमने उसको थोड़ा सा टच देना है। ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हमने करनी होती है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये है एक ग्रुप। ठीक है, मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ, तो इसमें मेरे पास प्रोबेबिलिटी की रैंडमाइज वेरिएशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग होती है। ठीक है, बेसिकली अगर आप लोगों ने रिसर्च में पढ़ी होगी या एपिडेमियोलॉजी में भी शायद आ जाएगी, तो जब हम बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी की, रैंडमाइजेशंस की या कॉमन यूज स्टैटिस्टिकल की हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने सैम्पलिंग्स की बात करनी है, और सैम्पलिंग के अंदर हमने जब उसकी मीन निकालना होता है, दैट मीन कैसे एक्स बार। सैम्पलिंग मैंने करनी कैसे, सबसे पहले तो ये बात है, सैम्पलिंग मैंने करनी इस तरह से ही। यहाँ पर आपके पास नीचे एक थोड़ा सा डिटेल दिया होगा कि अर्ली ओकेजन्स कुछ चीजें होती है डेटा एनालिसिस के लिए। ठीक है, रेंडमाइज। अब मैंने एक जगह पॉपुलेशन है, मतलब मैं अभी ले रहा हूँ दानिशाबाद की एग्जांपल, या पिशावर के अंदर, या मैं किसी और टाउन का एग्जांपल ले रहा हूँ, या हैदराबाद की एग्जांपल ले रहा हूँ। वहां से मुझे लोग चाहिए 50। ठीक है, 50 लोग मैंने वहां से ले लिए, ये मेरा एक सैंपल। ठीक है, एक वहां से मैंने ले लिया हैदराबाद से। एक 50 लोग मैंने ले लिए दानिशाबाद से। अब 50 लोग मैंने ले लिए जो है वो स्नागरी से। तीन जगहों से मैंने लोगों को ले लिए। अब इन तीन लोगों की, तीनों जगह की 50 और 50 और 50, 150 लोग हो गए मेरे पास। अब इन तीनों की मैंने अलग अलग जो है वो मीन निकालनी है, क्योंकि इनकी मीन अलग इसलिए मुझे निकालनी पड़ेगी क्योंकि इनकी एज डिफरेंस होगा, इनके जो है वो जेंडर डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि ज्यादा मेल हो ज्यादा फीमेल हो, क्योंकि मैंने तो रेंडमाइज सैंपल उठाए, जो मेरे सामने आए हैं उसको मैंने उठाया है। अब इसको मैंने प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, जब मैंने उसको तीनों को मैंने, क्योंकि मेरे पास तीनों बराबर आ जाए, तीनों जगह से लोग जो है वो बराबर हो। 50 50 तो मैंने ले लिए, लेकिन अब 50 ऐसे लोग मुझे चाहिए जो मेरे रिसर्च में मेरे काम आ जाए, और वो मेरी जो क्वेश्चनियर्स है या जो डेटा है उसमें मेरा हेल्प कर सके। हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज आप। ये दरमियान में मैंने होल्ड किया था। अच्छा, ओके। अब जब हम इसने प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, इन तीनों जगह से जब मैंने सैंपल लिया और उसको मैंने प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, और फिर इन तीनों को मैं देखना चाह रहा हूँ कि, ठीक है, इन तीनों को मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास स्टैंडर्ड डिविएशन में कहाँ फॉल कर रही है। डिविएशन आप लोग मुझे बता देंगे? सर, वेरिएंस का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्टैंडर्ड हाँ जी। डेविएशन आ जाता है। और उसकी मैं अगर कहूँ कि 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है, 3 है या 1 है, तो कितना परसेंटेज होगा? 2 स्टैंडर्ड डिविएशन पे सर, कितना जब होगा? सर फर्स्ट स्टैंडर्ड में 68% होता है, सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन में 98 और थर्ड में 99.7% ऑफ डाटा फॉल करता 99.7। अब इसका है। मतलब आपके पास कॉन्फिडेंशियल इंटरवल प्रोबेबिलिटी की चांसेस होती है। ये होता है बेसिकली -3 से +3 तक, ये एक स्टैंडर्ड डिविएशन की रो होता है। जिस तरह मैं आप लोगों को 1 मिनट जरा बता दूं, ये मैंने एक लाइन खींची, आपको नजर आ रही है इसी पे, स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी सर, नजर आ रही है। ये मैंने इस तरह एक लाइन लगा दी, यू मैंने बना दी, ये पहाड़ी, इस पहाड़ी को जो है बेसिकली हम कहते हैं स्टैंडर्ड। यहाँ मैंने 0 लिख दिया। इस तरफ मैं जब जाऊंगा ये पॉजिटिव पे जाऊंगा, तो 1 2 और 3। और इस तरफ अगर मैं आ रहा हूँ तो माइनस में आ रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं -1 -2 और -3 में आ रहा हूँ, तो ये मेरे पास जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अब मैंने जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, अगर ये मेरे पास इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ रही है, या -3 से लेकर 0 तक, या
0 से लेकर +3 तक जा रही है, इनके दरमियान किसी भी जगह पर फॉल कर रही है, तो इसका मतलब होगा दिस इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल ऑफ थ्योरम। अगर ये बिल्कुल मेट पे भी करती है तो ये भी सेंट्रल ऑफ थ्योरम की तरफ जाएगी। कैसे जाएगी, अब इस पे हम दो बातें करेंगे। आज जो हम बात करेंगे दैट इज जी टेबल। ठीक है, जी स्कोर एक टेबल होता है जो आपके साथ मैंने शेयर किया था, आप लोगों ने या देखा या नहीं, उसकी हम बात करेंगे। एंड देन वी कैन टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी। इस प्रोबेबिलिटी के बेस पे हम जो है ये बात करेंगे कि हमारा सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये ठीक हो रहा है, लेवल ऑफ सेंट्रम पे जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, तो मुझे उस जगह पे उसको देखना होगा। अब यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है, दो चीजें आपके पास दी हुई। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स पे मैं बात करूंगा। इस ऑब्जेक्टिव्स में बेसिकली पैरामीटर्स है वर्सेस स्टैटिस्टिक। एक में मैंने देखना है लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो मेरा है, आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक क्या होगा। दूसरा कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक जगह पर मेरे पास कैसे आ सकते हो सकता है। अब मैंने जो एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर की थी कि मैंने 3 जगहों से लोग लिए थे, 50 हैदराबाद से, 50 दानिशाबाद से, और 50 जो थे वो मैंने लिए थे स्नागरी से। अब इसमें हो सकता है कि जो लोगों की एज थी वो मेरे पास उनकी सबकी एक जैसी भी आ सकती है। इसका मतलब है कि वेरिएबिलिटी कि मींस के दे आर एज जो है वो मोर देन 20 to 30 के दरमियान हो। ठीक है, 20 और 30 के दरमियान जो होंगे उनकी जो एजेस आ जाएगी उनको मैं कहूंगा। ठीक है, सेकंड मेरे पास जो एजेस होगी वो हो सकता है कि वो 40 से इबाफ हो कुछ लोग। तो अब इसको मैंने देखना है दोनों के, स्टेटिस्टिकल के लिहाज से भी, न्यूमेरिकल के लिहाज से। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरामीटर्स, कि मैंने जो पैरामीटर सेट किए थे क्या उसी के हिसाब से मेरे आ रहे कि नहीं। मैंने जब रिसर्च में पैरामीटर सेट किए थे मैंने कहा था कि जो लोग होंगे वो 30 से लेकर 40 के एज के दरमियान हो, लेकिन मेरे पास यहाँ 20 के भी लोग आ रहे हैं, 25 के भी आ रहे हैं, 45 के भी आ रहे हैं। तो उन पैरामीटर्स के दरमियान मैंने डिस्टिंग्विश करना है। यहाँ पर आपके साथ उन्होंने दी है सैम्पलिंग वर्सेस वेरिएबिलिटी, ये ब्लड कल्चर्स की, ब्लड उसकी। ठीक है, कि ए पॉजिटिव कितने लोगों की हैं, अब 2% लोग हैं। ठीक है, अब 42% में आपके पास कहीं से भी आ सकते हैं कि जिनका ए हो। अब मैंने 150 सैंपल साइज ले लिया 3 लोगों में से, उसमें हो सकता है कि उसमें 10 लोग जो है वो दानिशाबाद के ए पॉजिटिव हो, 20 जो है वो हैदराबाद के हो, 30 की, लेकिन उस परसेंटेज के हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। ठीक है, इसमें फिर नीचे दूसरा मैंने एक 500 लोगों का सैंपल में ले रहा हूँ तो उनमें ये आ रही है, यही इसी ही 3 इलाकों से मैं ले रहा हूँ, लेकिन जब मैंने देख लिया तो उनमें से ये आ रही है मेरे पास। तो दीज आर द थिंग्स कि मैंने कहाँ से लोगों को ली है और किस तरह उसकी प्रोपोर्शंस हो गई है। अब इनकी बेसिकली ये इसी में मैंने फॉलो करना है। ठीक है, मैंने जो आपसे कहा था कि मैंने इनके हिसाब से इनको देखना है कि ये मेरे पास 2 सिग्मा के साथ या 1 सिग्मा उसमें आ रही कि नहीं, प्रोबेबिलिटी चांसेस कितनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब बेसिकली अब जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है चांसेस की, मैं इसलिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा क्योंकि नेक्स्ट मेरा उसी पे ही है और वो इसके साथ सेंट्रल आर्म थ्योरम के साथ जो है वो बेसिकली सेम है। इसलिए सेम है क्योंकि मैं अभी बात कर रहा हूँ कि मेरे पास जो हैदराबाद के 50 लोग थे उनका मीन एज इक्वल हो सकता है एज दानिशाबाद के लोगों के साथ, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो 2 सिग्मा या इतनी चांसेस के साथ मैं कहना चाह रही हूँ। या इनकी हाइट जो है हैदराबाद की 50 लोगों की हाइट का मीन जो है वो दानिशाबाद के हाइट के मीन के जो है वो नजदीक हो सकता है, 2 - प्लस हो सकता है मीन। क्या हो सकता है कि यहाँ की 70 हो वहां की 72 आ जाए, हो सकता है यहाँ की 66 हो वहां की 68 आ जाए, लेकिन नियर टू भी होगा। तो देन वी कैन से दिस आर चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो इसी के लिए हमने उसको थोड़ा सा, फिर ये जो ग्राफ था इसको मैंने आप लोगों को कहा था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कहते हैं, और इस पे हमने उसको मीन भी निकाल सकते हैं। इस बार के थ्रू ये डिफरेंट हम इस ग्राफ को यूज करेंगे जब ऑनलाइन थोड़ा सा मैं इस पे स्पेसेस पे भी आपके साथ जब बात करूंगी कि हमने उसकी वेरिएबल कैसे सेट करनी है और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना भी। तो ये 2-3 सैंपल भी इसमें थे। अच्छा, ये 3 चीजें सैंपल्स अपने साथ याद रखो। पॉपुलेशन पैरामीटर जब आप सेट करते हो तो दैट इज पी, इसके साथ करोगे प्रोपोर्शंस। ठीक है, और सैंपल की जब करोगे तो इसके ऊपर एक उल्टा सा यू निशान आएगा पी, और ऊपर इस तरह का एक निशान आएगा। तो ये सैंपल्स अपने साथ याद रखो क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं। अच्छा, पॉपुलेशन मीन जो होती है दैट इज ऑलवेज म्यू, इस तरह हम लिख लेते हैं, और सैंपल मीन एक्स बार से हम शो करते हैं। और स्टैंडर्ड डिविएशन इज सिग्मा, और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैंपल इज एस के साथ, लेकिन ये स्मॉल एस के साथ होगा, कैपिटल के साथ नहीं। तो ये आपके कंपोनेंट्स इसमें थे, ये आपके इसके, और इस पे क्वेश्चन जो है मैंने आपको दिया ऑलरेडी।
कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल प्रोपोर्शंस आपकी क्या हो सकती है 500 पे, इस पे आपने क्या एक्सपेक्ट करना है और पॉपुलेशन। तो इसके एग्जांपल को जब आप सेट करते हो तो आपके साथ मुख्तलिफ चीजें हमने बात की थी। तो आपके ये रेंडमली क्योंकि आपने लेना होता है सैंपल्स को और आपने पैरामीटर सेट करने होते हैं। तो ये दोनों मैंने नोट्स में आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किए थे ताकि आप लोग इसको क्लैरिफाई कर सके। अच्छा, अब सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन और सेंट्रम ऑफ थ्योरम में किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दे। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा बता देंगे आप लोग मुझे कि सिंपल सर डिस्ट्रीब्यूशन क्या मुझे होगी। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की आपकी क्लास सर की मैसेज के बाद, तो काइंडली मुझे सेंट्रल ऑफ थ्योरम का थोड़ा सा ओवरव्यू प्लीज दीजिएगा। अच्छा, मैं दोबारा दे देता हूँ। देखिए, ये बेसिकली एक लाइन था, ठीक है, जिसने हमने आप लोगों ने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन में। ये इस तरह का एक पहाड़ी बनी हुई थी। मैं जी दोबारा, सर, वो कर्व्ड। ठीक है, एक कर्व। इस कर्व को क्या कहते थे? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ और था। इसको हमने एक यू नाम दिया शेप्स था। का। नॉर्मल कर्व। जी, नॉर्मल कर्व था। और इसको बेसिकली हमने कहा था सैंपल डिस्ट्रीब्यूशंस की बात जब करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन सर इस पूरे कर्व स्टैंडर्ड को कहते हैं। डिवीजन। जी, ये पूरा जब इसके अंदर आ जाती है, यहाँ पे -1 इधर होता है, -2 इधर होता है, -3। इस कर्व के अंदर फिर आपके पास 3 तरह से वो थी, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, 1 स्टैंडर्ड डिविएशन और 3 स्टैंडर्ड डिविएशन थी। इस तरह से था, ठीक है। तो और इस तरफ जो था वो +1 और +2 और +3 आता है, ठीक है। अब इसको बेसिकली ये फॉल करते हैं, बिलोंग करते हैं जी टेस्ट के ऊपर, ठीक है। और एक होता है ठीक है। टी टेस्ट के ऊपर। अब होता ये है बेसिकली, इससे बिफोर जब मैंने अभी बात की एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन की, अब मैंने ये भी देखना है यहाँ पर ना कि ये मेरे पास इधर फॉल करते कि नहीं। मैंने 3 जगह से सैंपल लिया था, कितने से? 3, ठीक है, क्योंकि मैं माउस से सर लिख रहा हूँ रैंडमली। रेंडमली, ठीक है। मैंने हैदराबाद से ले लिया 50 लोगों को, 50 मैंने दानिशाबाद से लिए और 50 मैंने ले लिए जो है पिशावर के किसी भी मेन सिटी में कोई एक एरिया से लिए, ठीक है, जो शहर है। वहां से मैंने लोग लिए 150 लोग। अब मैंने 150 की तीनों की मीन निकालना है, ठीक है। अब तीनों की जब सर मेरी, अलग अलग से मीन। जी सर तीनों सैंपल के अलग अलग से मीन निकालने हैं। बिल्कुल, तीनों की अलग अलग से मीन निकालनी है। हो सकता है क्यों अलग अलग निकालनी है, देखे मेरे पास जो एज वाइज होगा, अब तीनों की अगर मैं एज वाइज देख रहा हूँ तो मेरे पास वो कहाँ फॉल करे, तीनों के अलग अलग मीन निकालनी है, ठीक है। तीनों के अलग मीन ठीक है। निकाल के उनके फर्दर फिर मैं मीन निकालूंगा तीनों की, उस मीन से फिर मैं मीन निकालूंगा, ठीक है। अब वो मीन मेरे पास कहाँ आ रही है? मैंने हैदराबाद की लोगों की एज की मीन निकाली, दैट इज 35, ठीक है। मैंने दानिशाबाद के लोगों की जो मीन निकाली एज की, दैट इज 33.25 आर 33, मतलब 33 हो गई, ठीक है। और शहर के जो लोग थे ठीक। इनकी एज की जो मीन मैंने निकाली, दैट इज 45। अब इन तीनों को भी मैं जमा करूंगा, ठीक है। फर्दर क्या करूंगा? सर फिर इनका भी, सर इसका भी फिर मीन निकालेंगे तीनों का अलग बिल्कुल, अलग से, या इनका तीनों तीनों का का फिर? नहीं, तीनों का एक साथ ना। अभी मैंने मीन आया हैदराबाद अच्छा। के एज का जो मीन मेरे पास आया सिंपल 1 का, दैट इज 33। फिर मैंने दानिशाबाद का लिया, दैट इज 40, ठीक है। और प्लस मेरे पास जो शहर का आया, दैट इज 38। अब इन तीनों को मैं प्लस करके जब 3 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक फर्दर मीन आ जाएगा। अब जी। उस मीन को जब मैं देखूंगा कि ये मीन मेरे पास कहाँ फॉल करे, उसकी मैंने वेरिएंस भी निकालनी है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालनी है, ठीक है। उस स्टैंडर्ड डिविएशन के बाद मैंने उसको देखना है कि ये मेरे पास कहाँ फॉल कर रही है। नियर टू द जीरो है, मिड पे कर रहा है, इस मिड लाइन के ऊपर कर रहा है, या कहीं दूर जाके फॉल करे। अगर ये मेरे पास इस नियर टू दिस लाइन है, -1 या प्लस इसके करीब आ रही है, ठीक है, इस एरिया में, तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल ऑफ थ्योरम। इसको मैं कहता हूँ कि ये सेंट्रल ऑफ थ्योरम है, कि मेरे पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, मैंने जहां से भी सैंपल लिया था उनके सबका मीन जो है वो मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फॉल कर रहा है। जब वो मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फॉल कर रहा है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल ऑफ थ्योरम। अब क्लियर हो गया?
ठीक है सर। सर अगर ठीक है सेंटर में फॉल नहीं करेगा तो हम जी क्या सर, करेंगे? क्लियर हो गया। हाँ, अगर सेंटर में फॉल नहीं करेगा तो देन वी कैन गो आर प्रोबेबिलिटी चांसेस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी पे हम जाएंगे कि क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि हो सकता है जो मैंने सैंपलिंग ली थी, मैंने सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं किया, इसलिए कि मैंने रेंडमाइज तो कर दिया लेकिन रेंडमाइज में मैंने प्रॉपर फिर भी मैं नहीं हुआ। क्योंकि मुझे जो एज वाइज लोग चाहिए थे वो 20 to 30 चाहिए थे और मैंने कहीं से 10 ईयर्स की भी उठा लिए, तो वो मेरे पास तो प्रॉपर नहीं हुआ ना, क्योंकि मैंने 3 जगहों की डिफरेंट कर दिए, तो वो सेंट्रल ऑफ थ्योरम पे नहीं जाएगा। क्योंकि मैं अगर रिसर्च कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने अभी एग्जांपल लिया कि मैंने रिसर्च देखना है कि दानिशाबाद में कौन सी ब्लड ग्रुप के लोग ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अब उस पे मैंने देखना चाह रहा हूँ कि मैंने एक स्पेसिफिक एथनिसिटी मतलब कल्चर वाइज या कुछ एक खास एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, दानिशाबाद के 50 लोग ले लिए। अच्छा, उस पे मेरे पास जो लोग आए वो ग्रुप ए पॉजिटिव के ज्यादा हैं, ठीक है। और वो है हैदराबाद वाले लोग हैं वो ग्रुप बी पॉजिटिव के ज्यादा हैं। तो वो तो सेंट्रल ऑफ थ्योरम पे नहीं जाएंगे, वो तो ऑटोमेटिकली आपका पॉपुलेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें फिर आपका जी टेस्ट और टी टेस्ट की एप्लीकेशन के बाद जाएंगे, उसमें आप अगर देखेंगे तो आपके पास एक चीज होती थी कि इफ द सैंपल साइज आर मोर आर इक्वल टू 30, तो हमने क्या कहा था, शुड बी अप्लाई जी टेस्ट, ठीक है। अब ये बात हम करेंगे दूसरे वाले चैप्टर में प्रोबेबिलिटी के ऊपर। थोड़ा सा आप लोगों का यहाँ तरफ सिर्फ माइंड बनाना था। इससे पहले जो चीजें थी स्टैंडर्ड डिविएशंस, वेरिएंस, वो फार्मूले आप लोगों को याद है ना, क्योंकि उस पर मैं अभी जी नहीं सर। जाऊंगा। क्योंकि अभी जो आगे वाला है मेरा सारा फोकस जी टेस्ट और टी टेस्ट के ऊपर है, देन का स्क्वायर है, उसी के ऊपर हमने काम करना है। लेकिन उसी के लिए मुझे ये चीज सेंट्रल ऑफ थ्योरम्स और आपका सैंपल साइज, आपका फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन वो याद होना चाहिए, ठीक है। तो अभी जब मैं इसमें जा रहा हूँ यूनिट नंबर 4 के अंदर, आपको यहाँ यूनिट 4 लगेगा, लेकिन ये डिटेल के सारे नोट्स थे, मैंने आप लोगों को एक मैसेज किया था। क्योंकि ये जितने भी चीजें, ये समराइज डेटा था आपका वीन्स, ठीक है। यहाँ पे हमने ये सारी चीजें एक दफा डिस्कस की थी। आज जो हम बात करेंगे इसमें से वो प्रोबेबिलिटी की रेंज, ठीक है। ये कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डिविएशन, ये आप लोगों ने क्या था, ये नजर आ रही है स्क्रीन ना आपके पास? नहीं सर, सर आपके screen मतलब पर अभी आपने बेल शेप बनाई है, सॉरी नॉर्मल कर्व्ड वाली आपने समझाया सर, वो अच्छा, इस स्क्रीन पे शो हो ठीक रहा है। है। अब आ रही है नजर? जी यस सर, सर। अब आ रही है। अब ये देख ले, ठीक है। अब जब मैंने ये स्टैंडर्ड डिविएशंस कर रहा हूँ ना, तो इसमें मैंने आपको ये सारी चीजें बताई भी दी। अब स्टेप वाइज भी मैं थोड़ा सा जाऊंगा, फिर आपके पास नीचे इसी की पहाड़ी आपको नजर आ रही होगी। अगर आप देखेंगे ये क्वार्टाइल्स भी हैं, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, ये नजर आ रही है, एम्पेरिकल रूल्स, जी सर। ठीक है। तो इसी के लिए हमें ये ऊपर जो सारा प्रोसेस करना होता है ना, वो इसी को अंदर शो करने के लिए हमने करना होता है कि ये मेरे पास कहाँ पर फॉल करती है। +-2 की हम जब बात करते हैं ना, ये इसलिए कहते हैं कि हो सकता है कि अपर भी हो लोअर भी हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल किया कि मेरे पास हो सकता है कि मीन जो है दानिशाबाद की आ जाए 35, लेकिन हो सकता है कि हैदराबाद की 37 आ जाए। तो मैं यहाँ पर जब मीन की अप्रोक्सीमेटली या प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ तो मैं +-2 इसलिए बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, ये यहाँ पर, यहाँ तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो मैं दोबारा ऊपर से इस चीजों को रिवाइज कर दूं, अगर पढ़ा है फिर मैं आगे जा रहा हूँ। सर रिवाइज कर दें काइंडली। अच्छा, इसको रिवाइज कर दूं, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन से मैं रिवाइज करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा, फिर मैं नीचे जाऊंगा। परसेंटाइल वाले इतना उसमें नहीं है लेकिन फिर भी इसमें होगा। अच्छा, आपने जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस को निकालनी है, तो वेरिएंस आप लोगों ने कैसे निकालना है? सबसे पहले हमने वेरिएंस की बात करते हैं कि ऑल मीन्स, जितने भी मीन्स होंगे, मीन ऑफ ऑल द स्क्वायर डिविएशन फ्रॉम द मीन इज कॉल्ड इज अ वेरिएंस, ठीक है। जितने भी मीन्स की होगी, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, क्योंकि सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आप वेरिएंस और वेरिएंस के बाद आप स्टैंडर्ड डिविएशन एंड देन यू कैन गो ऑन नॉर्मल। स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर कहाँ फॉल करते हैं? जब मेड पे फॉल करेगा, डेट वी कैन से इट इज द थ्योरी ऑफ सेंट्रम कहते हैं, ठीक है, कि ये सेंट्रम पे आ रही है या नहीं आ रही, मीन के नियर टू द मेड आ रही है नहीं आ रहा। तो यहाँ पर इसलिए वो इसको कहते हैं, इसको शो किससे करेंगे हम? एस स्क्वायर से। सैंपल वेरिएंस को पॉपुलेशन जो है वेरिएंस सिग्मा से करते हैं, और स्टैंडर्ड डिविएशंस के लिए इसको हम करते हैं, ठीक है। ये एस सैंपल वेरिएंस इज इक्वल टू पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा, एंड दिस हाई वेरिएंस मोस्ट स्क्वायर फार अवे फ्रॉम द मीन, ये मीन से बहुत दूर पड़ता है जब हम इसको देखते हैं। लो वेरिएंस इंडिकेट करते हैं क्लस्टर टाइटली टू द मीन, के मीन के करीब है।
अब मेरे पास यहाँ पे आपके पास है हार्ट रेट ऑफ द पेशेंट्स, ठीक है। सर्टेन पेशेंट के उन्होंने हार्ट रेट ली है, किसी का 80 है, किसी का 84 है। तो अब इसके लिए मैंने उनको कहते हैं कि वेरिएंस कैलकुलेट करो। तो जब मैंने वेरिएंस कैलकुलेट करना है, नंबर 1 मैं हमेशा एक स्टेप वाइज जाऊंगा। फाइंड द मीन ऑफ दिस डेटा। पहले मैंने क्या करना है, इनकी मीन निकालना है। मीन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हार्ट रेट कौन सा है इसमें से मेरे पास, मैं साथ 72 जी 72 है सर। 72 है ना। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अगर इसको रेंज करता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं 72 पे जाऊंगा, प्लस देन 76 है, ऐसे ही है, ठीक है। फिर इसके बाद 80 कितनी दफा है, 2 दफा 80 है, नहीं 78 भी है, सर 78 है, 78 है, 78 मेरे डबल पास 78। 1 2, ठीक है, 2 दफा 78 भी है। इसी तरह आप प्लस जब करते हो ना, तो इसको साथ हाईलाइट करते जाओगे तो इजीली फिर आपके पास हो जाएगा। फिर आपके पास 80 कितनी दफा है, 2 3 दफा है बल्कि, ठीक है, 3 टाइम्स 80 है। इसको आप इस तरह प्लस करते चले जाएंगे, ठीक है। तीनों 80 को प्लस कर दिया, इसके साथ प्लस, और लास्ट वन कौन सा है, 84, ठीक है। 84 को भी आप ऐड कर दे। टोटल नंबर कितने हो गए, इसके ऊपर हम कहते हैं कि हमेशा आप जब मीन निकालते हो तो आप 1 2 3 ऊपर भी लिखा करो, ताकि आपको टोटल नंबर का भी पता लग जाए, 10 है। ठीक है, सम ऑफ एक्स का भी पता लग जाए। तो ये जब मैंने टोटल कर दिया, दैट इज 800 डिवाइड बाय द सैंपल नंबर जो था, सैंपल साइज, जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स थे मेरे पास, वो कितने थे, 10। तो मेरे पास 10 मीन कितना आया, 80। सम ऑफ x 80 डिवाइड बाय n इज इक्वल टू x बार, दैट इज 80। अब 80 को मैंने क्या करना है, ड्रा द टू कॉलम्स रिस्पेक्टिवली x एंड डिविएशन अबाउट द x बार। तो इसमें मैंने क्या करना होता है, x माइनस x बार। अब जितनी भी पेशेंट्स की हार्ट रेट थी, ठीक है, उससे मैंने क्या करना था, 80 माइनस करना था। ये मरीजों की हार्ट रेट है, ये वाला, ठीक है, और ये आपका मीन था। इससे मैंने क्या करना है, इसको माइनस करना है। जब मैं माइनस करूंगा तो ये मेरे पास दैट विल बी इक्वल टू 0। ये मेरे पास 0 का बराबर होना चाहिए। अगर मैंने मीन ठीक निकाला होगा तो मेरा डिविएशन अबाउट द मीन शुड बी 0। इसको हम कहते हैं सम ऑफ x माइनस x बार, ठीक है। तो दैट विल बी 0। अगर ये मैंने गलत निकाला होगा मीन, तो कभी भी मेरा डिविएशन 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं समझ जाऊंगा कि मैंने मीन ही गलत निकाला है, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, सम इज 0। ये क्यों 0 आएगा, अब आप देखें ना, ये +4 में जा रहा था, यहाँ पे -4, दोनों खत्म हो गए। अब -8 और +8 खत्म हो गया, 4 और 4 के साथ खत्म हो गया अगेन, ठीक है, -2 के साथ खत्म हो गया, तो क्या रहेगी, 0, ठीक है। अब इसको सारों को प्लस जब करेंगे, दिस शुड बी 0, क्योंकि माइनस इसको खत्म करेगा। देन मैंने थर्ड स्टेप निकालना है कि द सम ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर। अब स्क्वायर जब मैंने करना है इसको, तो इसको मैंने डबल करना है। जो मैंने यहाँ पे निकाल लिया, मेरे पास आ गया, उसको मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जो मेरे पास ये जो एडिशंस आई है पेशेंट की हार्ट रेट से, जो मीन मैंने निकाल कर, उसका जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट को मैंने क्या करना है, स्क्वायर करना है। एंड स्क्वायर को मैंने क्या करना है, जमा करना है, एडिशन करनी है। सम ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर करना है। इसको जब मैंने सारों को जमा करके और मैं जब उसको निकालता हूँ, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ द डिविएशन। सम ऑफ द डिविएशन जब मेरे पास आ गया, और इसको अब मैं -1 पे करूं, फॉर्मूला है मेरे पास वेरिएंस के लिए, सम ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर डिवाइड बाय सैंपल साइज n-1, सैंपल साइज और -1 पे करना है, क्योंकि ये मेरे पास फॉर्मूला है, इसको मैं चेंज नहीं करता। दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ द स्टेटिशियन ने इसको बनाया है, तो इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो मैंने जब जमा कर दिया, दैट इज 180। मेरे पास सैंपल साइज कितना था, 10, और मैंने इसको 1 से माइनस कर दिया, तो 184 डिवाइड बाई 9, दैट इज 22.4। मेरे पास क्या आया, वेरिएंस आ गया। अब मैंने इस वेरिएंस का क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, एस डी लिखूंगा और उसको अंडर रूट करूंगा। बाकी सेम वही प्रोसेस मैंने दोबारा करना होगा।
तो जब मैं इसको अंडर रूट करता हूँ 184 माइनस, ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास सिंपल साइज ऊपर मैंने जो लिया था वो 9 ऑलरेडी आ गया, 10 - 1। जब इसको मैंने कर दिया 20.4 ऊपर था, अब मैंने इसको जब स्क्वायर रूट पे से निकालता हूँ तो ये मेरे पास 4.51 आ रही। और 4.1 मेरे पास सिंपल वेरिएंस आ गया। पॉपुलेशन वेरिएंस को फिर अगर मैंने देखना है तो वो मेरे पास कितना आ रहा है, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया एंड द पॉपुलेशन सिग्मा को हमने इस तरह। अभी देखिए दीज आर द 4 डिफरेंट फॉर्मूलाज, ठीक है। एक सैंपल वेरिएंस के लिए था, एक पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए है, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। सैंपल का मतलब होता है जो मैंने 50 लोग लिए थे, लेकिन अगर मैं 150 का ले रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं पॉपुलेशन ले रहा हूँ, पूरी पॉपुलेशन, ठीक है। तो मैंने सिर्फ उस पे देखना है कि मैंने पॉपुलेशन के अंदर डिविएशन देखना है, मैंने सैंपल। तो मैं वी कैन टॉक अबाउट मोस्टली जब हम रिसर्च करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन, लेकिन ये बहुत कम आ जाती है। ये आजकल तो बहुत सॉफ्टवेयर इतनी इजी आ चुके हैं कि आप दे दो वेरिएबल, डाल दो वेरिएबल के बाद ऑटोमेटिकली आपके पास चीजें आ जाती है। अभी 20.4 जो था मेरे पास, इसमें मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल के 4.1 हो गया। देन समटाइम यू हैव आस्क अबाउट परसेंटाइल्स, आप लोगों ने पढ़ी होगी, परसेंटाइल पढ़ी आप लोगों ने? नो प्लीज सर, मुझे कोई जवाब दे देंगे जी? नहीं पढ़ी है? नहीं सर, नहीं पता। अच्छा, हम कहते हैं ये इतनी परसेंट पे ये चीज हमें सस्ती मिल रही है ना, जो अक्सर यहाँ अगर फीमेल ज्यादा है तो मैं फिर थोड़ी सी शॉपिंग की बात कर दूं। जैसे आप लोग कहते हैं ना सेल लगा हुआ है, जी 5% सर। सेल लगा हुआ है, सर 10% मैंने सेल नहीं लगा हुआ है, पता। तो वो क्या होता है? डिस्काउंट होता है। हाँ, डिस्काउंट होता है ना। उस डिस्काउंट को बेसिकली आप यहाँ सम टाइम वी कैन से इट इज अ परसेंटाइल, ठीक है। कि मेरे पास इस चीज की अब कितनी चांसेस है, ठीक है। 100 ग्रुप्स है, 100 ग्रुप में से मैं एक चीज की अगर बात करता हूँ तो मेरे पास मैक्सिमम कितनी चीजें उसमें आ सकती है, ठीक है। अगर मैं सेल के अंदर, आप लोग जैसे एग्जांपल मैंने दी ना कि 5% डिस्काउंट है, तो आपको क्या पता है कि हर एक कपड़े के ऊपर वो सेल है? आप तो घर से ये निकल के आए हो कि शायद हर कपड़े पर है, लेकिन जब वहां चले जाते हो तो वो कोई एक ड्रेस के ऊपर या 2 ड्रेसेस के ऊपर वो 5% जो है वो आपको दे रहे होते हैं सेल, लेकिन बाकी क्या होता है वो आपसे पूरा ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही बात कर रहे होते हैं कि सम टाइम क्या होता है कि ये परसेंटाइल जो है हमने निकालना होती है, मैक्सिमम जो है 99% हम चले जा सकते हैं और 100 में से या 1%। तो इसकी प्रोसीजर क्या आता है, परसेंटाइल करस्पॉन्डिंग गिवन नंबर ऑफ वैल्यूज x प्लस 0.5 द नंबर ऑफ टोटल वैल्यूज इन द डेटा सेट, ठीक है। अब एग्जांपल मैंने दिया कि आप गए, ठीक है, और उसने आपको कहा था कि 12% आपको मिलेगा, 12 वैल्यूज हैं और आपको देखना है कि क्या क्या करना है आपने। तो आपने अरेंज करना है डेटा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। किसी पे 8% था, किसी पे 2% था, किसी पे 13%, ये आपको उन्होंने कहा था कि ये चीजें आ सकती हैं। तो आपने ऑब्जर्वेशन कर दी कि अच्छा ये चीजें हैं, फिर आपने क्या कर दिया, नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। आपने 12 to 9 जो है टोटल नंबर इस डेटा सेट 12 था, और उसको क्या करना है आपने, यूज परसेंटाइल फार्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 12 एंड मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपके पास क्या आया 79.17। तो इसका मतलब है कि आपके हिसाब से उस दुकान में अगर इतनी चीजें होगी तो वो आपको इस कीमत पे पड़ सकती है। आपने 7 चीजें ले ली, ठीक है। आपने कितनी चीजें ले ली है, 7। किसी पे 3% था, किसी पे 4% था, किसी पे 5% था, लेकिन आपने जब लास्ट में सबको कैलकुलेट कर दिया तो वो आपको हर चीज जो 100 रुपए में थी वो आपको 79.17 रुपीज में पड़ गई। अब समझ आ गई कि परसेंटाइल क्या चीज होती है? एक होता है परसेंटेज, जिस तरह हम लोग अपने एक परसेंटेज होती सर है जिस तरह हम लोग जी सर। सर जिस तरह हम लोग अपना कोई रिजल्ट या कोई नंबर वगैरह के परसेंटेज निकाल दिए नहीं वही है नहीं, वैसा वो ही। अलग चीज होती है। उस पे देखे, उस पे आप 0.5 नहीं लगा सकते क्योंकि ये हमने कॉन्फिडेंशियल इंटरवल जी हम तो ये मार्केटिंग में फॉर्मूला है करते इसमें हैं। 0.5। ये जी 0.5 इसलिए होता है क्योंकि हम एरर हो सकता है, क्योंकि आपने कहा था कि मैं दुकान जा रही हूँ तो मुझे हर चीज जो है वो 80 रुपए तक पड़ सकती है। आपके दिमाग में ये चीज थी, आप 99% कॉन्फिडेंस थे, लेकिन अब हुआ ये कि जब आप वहां गए और आपने चीजें ली वो 85 के पड़ गई।
तो ये इसलिए 0.5% जो है 0.5 हम उसमें मेंशन करते हैं कि ये हमारे एरर चांसेस हो सकती हैं, तो वो इसलिए होती है। और वहां तो आपको ऑटोमेटिकली टोटल नंबर पता होता है, और ये तो उस पे भी आपने 100 में ही निकालना होता है। लेकिन जब ये मार्केटिंग में या रिसर्च में हम यूज करते हैं तो देन वी कैन से इट इज अ परसेंटाइल, क्योंकि मैंने 50 लोगों का सैंपल साइज लेना है, तो उसमें मेरे पास 10 लोगों की एज जो है वो 30 आएगी, लेकिन अगर मैंने उसको परसेंट में देखना है तो परसेंटेज में मेरे पास अलग हो जाएगी। तो इसलिए ये 0.5 जो है वो मैंने ऐड करना होता है। तो ये इसलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि 12 करिस्पॉन्डिंग इन 79, क्योंकि मैं सम टाइम इसको प्रॉपरली लूंगा कि मेरे पास 69 रुपए तक आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, फिर ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको दूसरी भी दी है, आप लोग उसको अगर सॉल्व करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, ये ग्रुप डेटा में भी आप कर सकते हैं इस तरह से कि दोनों में आपने कैसे निकालनी है। 16 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 100, तो 1 कर दे इसको, और 4/4, तो ये 16 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन, ये लिखा सर हुआ है इसमें फॉर्मूला। 25 फिर कहाँ से आया होगा? ये 25 कहाँ से आए? कैलकुलेट द पोजीशन परसेंटाइल एन बाई के इट मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अब के नंबर हमने एक स्पेसिफिक देना होता है। ये जैसे आप कहते हो कि 1000 में से, 25 में से, 30 में से, ठीक है, मुझे कोई एक नंबर देखना है। अब मैंने कहा है कि इन 16 में से मैंने कोई एक नंबर देखना है, तो मैं 16 में से 25 में से 16 की देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, 25 के अंदर 16 आ जाएगी ना मेरे पास, तो के नंबर इज परसेंटाइल इज योर 25। दिस इज की, जैसे आप सर मैं इसमें कह रही थी मॉर्बिडिटी कि जो जैसे मैं एपिडेमियोलॉजी में इसको आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा, मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी रेट पढ़ा होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पढ़ा होगा, वो पढ़ा है इसमें से? सर सर मैं ये कह रही थी कि ये प्लस उसकी है तो एग्जाम्पल ना, तो अगर 0.5 में आ रहा था एरर, तो ये उससे की नहीं है एग्जाम्पल सेकंड? बिल्कुल आ सकता है उसमें भी, लेकिन यहाँ पर ये जो था, ये केथ नंबर जो हम यहाँ पर बात करते हैं अभी दूसरे की ना, ये पहले वाली की तो हमने अलग बात की कि असेंडिंग अंडर स्मॉलेस्ट टू लोअर, लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्वेशन वैल्यूज की दूसरी की बात करते हैं फॉर फॉर द फॉलोइंग डेटा, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इसमें वो कहते हैं कि फाइंड आउट द 25 परसेंटाइल फॉर द फॉलोइंग। अब ये 25 की निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, अब वहां मेरे पास 12 का था। ठीक है, तो इसमें मैंने इसको 25 के साथ जब मैं करता हूँ तो थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? इसलिए कि मैंने n मल्टीप्लाई बाई के डिवाइड बाई 100 करना है। अब के नंबर मेरे पास कौन सा है? दैट इज 25, उन्होंने दिया हुआ है कि 25। आपने इसमें ही मालूम करना है। ठीक है, तो ये इसलिए ओके जिसमें ना दिया हो तो फिर आप उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। बिलो इज 12 इज 9, तो हमने इसलिए कहा है कि 9 है, तो इसलिए उसको मालूम करने में हमने फार्मूला चेंज किया। तो ये फार्मूला थोड़ा सा आप देख ले, क्योंकि अबव 28 अगर जहां आपको दिया हुआ है तो उसमें आपने क्या करना है, और जहां नहीं दिया हुआ है तो वहां पर 0.5 आपने लगाना है। ठीक है, देन वी हैव टॉक अबाउट क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स मुझे कोई बताएगा? सर जब डाटा थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन से बाहर फॉल करता है उसको हम क्वार्टाइल कहेंगे। किससे? डाटा को सर, जब कोई डाटा बेल शेप स्ट्रक्चर में हम उसको ड्रा करते हैं तो थर्ड बिल्कुल, स्टैंडर्ड इसको डेविएशन। 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो यस दैट इज द थिंग्स। ठीक है, अगर हमने परसेंटेज में उसको करके और 4 हिस्सों में करना है, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज में कौन सी आ रही है, लोअर कोऑर्डिनेट में कौन सा आ रही है, मीडियन में कौन सा आ रही है, अपर कोऑर्डिनेट में कौन सा आ रहा है, और अपर एक्सट्रीमिटीज 100 में कौन सा। अब मैंने एग्जांपल देनी है क्लास की आपकी। ठीक है, उसको मैंने क्वार्टाइल बनाना है। मैंने कहा कि मेरे पास 100 स्टूडेंट्स है, और 100 में 25 जो है वो बहुत ज्यादा नालायक बच्चे। ठीक है, इनके मार्क्स कभी 50 से अबव नहीं जा रहे, और 50 जो है ये मेड के नंबर लेते हैं, पास हो जाते हैं हमेशा अच्छे। ठीक है, और ये 25 जो दरमियान वाले हैं ये एवरेज मार्क्स लेते हैं, मीन के बेहतरीन इसमें चले जाते हैं, और आखिरी जो 25 है ये 95 से अबव A+ पे चले जाते हैं। तो ये मैंने क्या कर दिया, क्वार्टाइल कर दिया, 4 हिस्सों में स्टूडेंट को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड योर क्वार्टाइल। अब लेकिन इसमें दो चीजें याद रखिए, एक होता है ग्रुप डेटा में और एक होगा अनग्रुप डेटा में। ये आपने सिंपल तो कह दिया, 100 में से आपने 4 क्वार्टाइल बना दिए, लेकिन अब आपको तो नहीं पता कि मेरे पास सैंपल साइज कितना है और फिर मैंने उसको निकालना कैसे है। तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 4। ठीक है, ये चारों में 3 में बेसिकली 3 निकालते हैं, तो चौथा ऑटोमेटिकली हमारे पास निकल के आ जाता है। जब हम उसको कहते हैं क्वार्टाइल, फार्मूला फॉर अनग्रुप डेटा और फार्मूला फॉर ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा का मतलब ये है कि मेरे पास सैंपल साइज मालूम है। ठीक है, पॉपुलेशन की सैंपल साइज n, मेरे पास 200 लोग हैं।
ठीक है। तो 200 + 1 डिवाइड बाय 4 में करूंगा तो मेरे पास पहले ही 25 लोगों का तादाद आ जाएगा कि इतने लोग हैं। ठीक है, अब मेरे पास उसको ग्रुप में है, मुझे नहीं पता, तो पहले मैंने क्या करना होगा, पॉपुलेशन साइज डिवाइड बाय 4, सॉरी 3 चीजें लेनी होगी। लोअर सबसे छोटा नंबर उसमें कौन सा है, ये एल जो लिखा हुआ है लोअर। ठीक है, लोअर नंबर लेना होगा मुझे। लोअर नंबर को प्लस करना है मैंने किसके साथ, नंबर ऑफ सैंपल साइज, सॉरी नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिवाइड बाय 4 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी क्यू आई जो क्वार्टर 1 की है। ठीक है, वो मेरे पास आ जाएगी कि कितनी फ्रीक्वेंसी हो गई, और देन मल्टीप्लाई बाय एच या के के साथ, के में मेरे पास 1000 या 100 था, 200 500 मैंने लिया क्योंकि इतना स्पेसिफिक मैं देखना चाहता हूँ। सॉरी, वो बेटी आई हुई तंग कर रही है तो इस वजह से सॉरी। अच्छा अच्छा, अब हमने दूसरे अगर देखना है ना, सेकंड क्वार्टाइल हमने मालूम करना है, ये Q1 था। ठीक है, अब Q2 के लिए आप क्या करेंगे, अच्छा इसकी सैंपल एग्जांपल देनी है आप लोगों को, प्लीज एग्जांपल के साथ करना है क्लास। जी सर, एग्जाम्पल के जी सर साथ बता दें। सर अगर अच्छा जरूरी है तो एग्जाम्पल के साथ समझा दें, अगर नहीं जरूरी तो बस हमें फिर वैसे बता दें एग्जाम के जैसे हवाले आपको से जो बेहतर जरूरी लगे। नहीं है, लेकिन ये कि समझना चाहिए आप लोगों को, लेकिन ये कि इसके लिए आपको वो सारा प्रोसेस करना पड़ेगा जो आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, लोअर नंबर लेना है, वो पहले वाला यूनिट वाला सारा प्रोसेस हमें यहाँ पर दोबारा करना पड़ता है। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं कर लेता हूँ, सर फिर लेकिन रहने दें। अबाउट सर 1 फिर रहने आवर। दें। हाँ ना, क्योंकि सर वो काफी लंबा चौड़ा हो जाता है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग है सर, वो देख लेंगे, आप काइंडली आके पढ़ा दें। ठीक है, ये आप उसको देख ले Q3 और उसको जरा फिर निकाल ले आप लोग, एग्जाम्पल मैं दे दूंगा असाइनमेंट के लिए तो आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, हमने अगर इसी वे में भी निकालना है सेमी क्वार्टाइल तो Q3 - Q1 करके तो सेकंड हमारे पास आ जाता है हमेशा, लेकिन हमने उसको इस तरह से देखना होता है। तक जो आपके पेपर्स के हवाले से हैं दीज, ये जो डिफिनीशंस है ये वाले, इनको आप प्लीज एक एक को जरा देख ले, क्योंकि इनसे कम से कम 2-3 MCQ जरूर आते हैं कि आपकी बेल शेप